विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिस्ट्री के लेक्चर के तहत हम लोग पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रमुख चैप्टर, प्रमुख संगठन, प्रमुख कमीशन, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत के इतिहास में केवल इसलिए महत्व नहीं रखता है कि अंग्रेजों ने इसे लाया और इसके बहुत सी बातों को 1935 के अधिनियम का आधार बनाया। इसलिए माना जाता है कि भारतीयों ने अपने अस्मिता के लिए एक बड़ी लड़ाई साइमन कमीशन के लिए लड़ी, साइमन कमीशन के विरोध में लड़ी। अब आप सोचेंगे भाई कैसी अस्मिता थी, क्या केवल राजनीतिक लड़ाई था? ऐसा नहीं था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसका नाम था, मूल नाम इसका था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इसका मूल नाम था, लेकिन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में चूंकि संगठन का गठन हुआ था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ गया। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन हुआ क्यों? क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत के शासन का जांच जो है वो हर 10 वर्ष के बाद होगा और कोई समिति बैठाई जाएगी जो हर 10 के बाद भारतीय शासन का जो ब्रिटिश प्रांतों में चल रहा है उसकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। तो 1919 के अधिनियम के बाद जो है ये तय किया गया कि 10 साल के पहले इसको गठित कर दिया गया था, 1927 में गठित कर दिया गया। इस कमीशन का गठन किया गया कि भारतीय प्रांतों में ब्रिटिश शासन कैसे चल रहा है, क्या उत्तरदायी शासन भारतीयों को दिया जा सकता है, क्या भारतीयों को उनके शासन का रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। क्योंकि पहले तो प्रश्न यही उठ रहा था, क्या भारतीय योग्य हैं, क्या भारतीयों को उत्तरदायित्व तो दिया जा सकता है, क्या भारतीय इस लायक हो गए हैं कि उनको शासन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसकी जांच के लिए इस कमीशन को बैठाया गया। और आश्चर्य की बात देखिए कि जिसके लिए यह कमीशन बैठाया गया उसका एक सदस्य इसमें नहीं था। साइमन कमीशन में 6 सदस्य थे, 6 के 6 अंग्रेज थे। और भारत में साइमन कमीशन का जो सबसे प्रबल विरोध हुआ उसका कारण भी यही था कि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और भारतीयों ने अपने विरुद्ध एक बहुत बड़ा इसको मजाक समझा, बहुत बड़ा अपमान समझा। और अपमान के विरुद्ध भारत में सभी लोग जुट गए, हो गए। भारतीयों को यह लग रहा था कि बताइए क्या भारत में जॉन साइमन के बगल में बैठने के लायक किसी भारतीय को नहीं समझा गया? क्या साइमन इतना योग्य था कि उसके बगल में कोई भारतीय बुद्धिजीवी बैठ जाए? उस समय भारत के में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सुधीजन थे जो हर क्षेत्र के प्रकांड विद्वान थे। क्या उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो साइमन के बगल में बैठ सके? भारतीयों ने इसको अपने अस्मिता, अपने सम्मान के साथ एक बहुत बड़ा घात समझा। एनी बेसेंट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। यह जले पर नमक नहीं छिड़कना नहीं तो और क्या है। ऐसे समय में जब भारत इतने संकटकारी स्थिति से गुजर रहा है और भारतीयों में एक बौद्धिक प्रतिभा उत्पन्न हो गई है कि वो भारतीय शासन संभाल सकते हैं, और आप एक व्यक्ति को नहीं उसमें बैठा रहे। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, और इस मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि हर स्तर पर, हर क्षेत्र पर, हर जगह पर साइमन का प्रबल विरोध किया जाए। यानी साइमन का अभी भारत में आगमन नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने प्लानिंग कर लिया था कि साइमन का जैसे ही भारत में आगमन होगा वैसे ही इसका प्रबल विरोध किया जाए। और यही नहीं, यह भी तय कर लिया कि कहां कहां कौन इसका रिप्रेजेंटेशन विरोध का करेगा। कहा जाता है कि
अच्छा, लगभग लगभग भारत के जितने भी स्वाभिमानी आत्मसम्मानी पार्टियां थी, वो सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये भारतीयों का अपमान है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी ने तय कर लिया कि इसका विरोध किया जाएगा। मुस्लिम लीग जो हर काम पर भारत उस समय कांग्रेस के विरोध में थी, अगर कांग्रेस दिन कह दे तो उसको उसका विरोध में उस समय रात कहना ही कहना है, उसने भी ये मान लिया, जिन्ना ने भी मान लिया कि यह भारतीयों का अपमान है। जिन्ना का स्टेटमेंट था ये भारतीयों का अपमान है, हम इसे सहन नहीं करें। जो जिन्ना ने भी विरोध का उठा लिया कि हम इस विरोध किया जाएगा, प्रबल विरोध किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग में दो फाड़ हो गया, जिन्ना गुट और सफी गुट। जिन्ना गुट जो है वो विरोध करने के लिए तैयार था, और सफी गुट जो है वो साइमन कमीशन का सपोर्ट करने के लिए तैयार था। भारत में चाहे वो जस्टिस पार्टी हो, चाहे केंद्रीय सिख संघ हो, चाहे वो सफी गुट हो मुस्लिम लीग का, इनको छोड़कर लगभग लगभग समस्त भारतीय, देखिए, समर्थन वही कर रहे थे जिनका भारतीय जनता में कोई भी विश्वास नहीं था। मतलब भारतीय जनता में इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। तो ये अगर सपोर्ट नहीं करते तो इनका अस्तित्व समाप्त था। तो ये सपोर्ट, जाहिर सी बात है, वो साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग, सभी लोग लगभग, वो साइमन कमीशन के विरोध का पूरा उन्होंने प्लानिंग कर लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन जो है बंबई उतरा। उतरे शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान देना बहुत बड़ा अपमान होता है देश का। जो साम्राज्यवाद की भावना लेकर, उनको हम लॉर्ड मैकाले बोलते हैं, लॉर्ड इरविन बोलते हैं, लॉर्ड लीटन बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन बोलते हैं, लॉर्ड, पता नहीं हमारे भारत के इतिहासकार किस प्रकार से इतिहास लिखे। अरे इनको कुछ और बोल दिए रहते। ठीक है, उन्होंने लॉर्ड लिखा, हम क्यों लॉर्ड लिखे भाई? तुम सीधे कर्जन बोलो, सीधे लीटन बोलो। लॉर्ड लीटन किताब में लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन हम भारतीयों की ऐसी वो बन गई है, एक ऐसी सोच बन गई है कि अब उनको जब कहेंगे तो लॉर्डे कहेंगे। और जानते क्यों कहेंगे? क्योंकि पिछले किताब में ये कहा गया, फला राइटर ने इसको कहा है। अच्छा, तो वो राइटर क्या कहेगा कि भाई जब क्या कहा जाए, अंग्रेजों का जब डॉक्यूमेंट में भी लॉर्ड कर्जन लिखा है। अरे भाई, तो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में लॉर्ड कर्जन लिखा था, आप कर्जन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो दुर्भाग्य हम भारतीयों का कि हम लोगों को अपने ऊपर शासन करने वालों का नाम लॉर्ड लिया जाता है। अरे गार्ड कह दो ना, इससे बढ़िया क्या कहना है? लॉर्ड के अलावा लॉर्ड क्यों रखो? भगवान क्यों रखो? हिस्सा बना दो, गार्ड कह दो। 3 फरवरी को 1928 को बंबई में साइमन का आगमन हुआ। अभूतपूर्व हड़ताल हुआ, मतलब ऐसा हड़ताल पहले बंबई में कभी नहीं हुआ था। जगह जगह साइमन गो बैक का नारा दिया गया और इससे भरपूर स्वागत किया गया। साइमन गो बैक से साइमन का भरपूर स्वागत किया गया। साइमन को वहां से बता के लाया गया था कि भाई ऐसी जगह चलना है, हम लोग शासन कर रहे हैं, सांप और सपेरों के देश पर हम लोग शासन कर रहे हैं, तो आराम से आप उतरेंगे, वहां सम्मान होगा। लेकिन साइमन का जो यहां विरोध हुआ, शायद जॉन साइमन ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतना भयानक हमारा विरोध होने वाला है। कई जगह तो विरोध इतने प्रबल स्तर पर पहुंच गया कि गोली, डंडा, बंदूक सब चलाना पड़ा। लखनऊ में इसका बहुत प्रबल विरोध हुआ और उस प्रबल विरोध का नेतृत्व किया था गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पुलिस ने इतना मारा कि ज्यादातर लोग ये समझ गए कि ये दोनों लोग जिंदा नहीं है। हालांकि बाद में इन्होंने भारत पर शासन करना था तो शायद ये लोग बच गए थे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इन दोनों को मारा गया था। लेकिन इसमें भारत का एक महानतम नेता शहीद हो गया जिनका नाम था लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन लाहौर उतरा तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। लेकिन वास्तव में लाला लाजपत राय कोई इतने ऐसे छोटे स्तर इतने नेता नहीं थे कि, हालांकि पहले जमाने में नेता अपने आप को छोटा है, बड़ा स्तर का नहीं समझता था। वो यही समझता था कितना भी बड़ा हो लेकिन देश की सेवा करनी।
इसीलिए लाला लाजपत राय स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय जो एसपी था स्कॉट, पुलिस कप्तान स्कॉट जो है, उससे गुस्सा आ गया लाला लाजपत राय को देखकर। हालांकि पहले से भी सब लोग के नजर में लाला लाजपत राय एक गरम दल के नेता, प्रमुख नेता के रूप में थे, तिलक के साथ कार्य कर रहे थे, तो पहले से भी गुस्सा था ही उन सबों के मन में। तो स्कॉट ने जो है वो लाठी उनके सर पर मारना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज करवा दिया और लाला लाजपत राय को स्कॉट ने टारगेट कर लिया। और स्कॉट के साथ जो पुलिस उप कप्तान था सैंडर्स, वो भी दोनों लोग मिलके इतना लाठी बरसाए उनके सर पर कि गंभीर रूप से वो घायल हो गए और भारत के महान सपूत का जो है वो देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। और बाकी कहानी तो आप जान ही रहे हैं कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के पास ये लेटर, पंजाब के क्रांतिकारियों के पास ये लेटर भेजा कि अगर आप भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी की हत्या का बदला नहीं ले सकते तो हम लोग लेंगे। और बाद में आपने देखा कि पंजाब के स्वतंत्र क्रांतिकारियों ने, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनमें सबसे आगे जो चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर, हालांकि नापा तो स्कॉट को मारने का, लेकिन गलती से जो है चूंकि जयगोपाल पहचान नहीं पाया और गलती से मारा गया सैंडर्स। हालांकि दोनों शामिल थे उसमें, ऐसा नहीं है कि सैंडर्स निरपराध था या निरपराध की दंड, ऐसा नहीं, दोनों उसमें शामिल थे। मेन टारगेट स्कॉट का था। वो कहानी अलग है, क्रांतिकारियों में मैंने बताया है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि तमाम विरोध के बाद, इतनी विरोध हुई, साइमन गो का बैक का नारा दिया गया, भारत का लगभग हक स्वाभिमानी व्यक्ति साइमन के विरोध में आया, लेकिन इसके बाद भी साइमन भारत में 2 बार आया। इसके बाद भी साइमन भारत में 2 बार आया और वो हर जगह घूमा, हर जगह के शासन को देखा और जले पर नमक छिड़कने वाला उसने 1930 में अपना रिपोर्ट भेज दिया, जिसको साइमन कमीशन, साइमन रिपोर्ट भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का भाई उसको रिपोर्ट ही देने के लिए कहा गया था कि भारत में जाओ पता करो। उसने पहला रिपोर्ट में यही दिया कि भारतीय उत्तरदायित्व धारण करने के लायक नहीं है। देखिए, जले पर नमक ही छिड़क रहा है। भाई जिसका इतना विरोध होगा तो वो जाहिर सी बात है, वो कह दिया कि भारतीयों को केंद्र में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व न दिया जाए, क्योंकि भारतीय उत्तरदायित्व के लायक ही नहीं। ये वो समय है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये वो समय है जब नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के और शिक्षित नेताओं का भारत में एक नया क्रम खड़ा हो चुका था। तमाम प्रकार के विद्वान, योग्य नेता उस समय भारतीय शासन को संभालने के लिए सक्षम थे और भारतीय बौद्धिकता अपने पूरे उस समय उच्चता शिखर पे था और पूरे विश्व में भारतीय बौद्धिकता का चर्चा था। उसके बाद भी साइमन यह कह रहा है कि केंद्र में भारतीयों को कोई दायित्व न दिया जाए। एवी बेसेंट के शब्दों में जले पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है। पहला इसका रिपोर्ट में पहला ये था। दूसरा कि जो ड्यूल गवर्नमेंट चल रहा है, द्वैध शासन जो राज्यों में चल रहा है, उसको समाप्त किया जाए। ये एक अच्छा था। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। बर्मा उस समय म्यांमार भारत में ही था, भारत से अलग किया जाए। भारतीयों का मताधिकार विस्तार किया जाए। 10 या 15% जनसंख्या को भारत में मताधिकार का, वोटिंग का अधिकार दिया जाए। और यही नहीं, जो संविधान के पुनरीक्षण की जो व्यवस्था हर 10 साल में बताई गई है, यह खत्म कर दिया जाए। तो मूल अगर देखा जाए तो 2 चीज समझने वाली है। एक पहला, इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट में 2 चीज आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। 2 क्या 3 आप समझ लें। पहला कि भारतीयों को किसी उत्तरदायित्व देने से उसने रोक दिया केंद्र में। दूसरा, जो राज्यों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करने का रिपोर्ट दिया उसने। और तीसरा, मताधिकार का विस्तार किया। 10 या 15% भारत की जनसंख्या जो है वो वोटिंग करे। ये 3 चीज आप याद करने लायक है साइमन कमीशन के रिपोर्ट में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस साइमन कमीशन का भारत में इतना विरोध हुआ,
उस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड में तीन तीन गोलमेज सम्मेलन किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 30, 31, 32 तीन गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो बिना दूल्हे की बाराती हो गई, फेल कर गया। दूसरे में गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी को बुलाया गया, हालांकि खाली हाथ लौटना पड़ा। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का सदस्य कोई भाग नहीं लिया। लेकिन इन तमाम असफलताओं के बावजूद साइमन कमीशन के तमाम सिफारिशों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। ये वही 1935 का अधिनियम है जिसके लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद जो हैं इस समय भारतीय संविधान में शब्दों के फेर के माध्यम से शामिल किए गए हैं। जिस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का इतना विरोध हुआ, उसके सिफारिश 1935 के अधिनियम में आए और 1935 के अधिनियम से 250 अनुच्छेद जो है वो भारत के संविधान में आए। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस साइमन कमीशन से भारतीय इतना भागे, उसके सिफारिश हो सकता भारत के संविधान में। ये पूरी कहानी, हालांकि सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको कहा रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक बताया। क्या बताया? ये बहुत नामी स्टेटमेंट है सर शिव स्वामी अय्यर का। रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक जो है इस रिपोर्ट को उन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बताया। ठीक है ना? तो ये पूरा मैंने आज साइमन कमीशन आपको बता दिया। एक नए लेक्चर के तहत हम आपके समझ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।